हेलो दोस्तों, हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे 3 इतिहास का। इतिहास में हमने चैप्टर 3 पढ़ा था बंधुत्व, जाति एवं वर्ग। इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप वीडियो देख चुके होंगे। फर्स्ट पार्ट इज द वेरी अंडरस्टैंडेबल सब आपका पार्ट था। आपको अब यहाँ सेकंड पार्ट में आना है। सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में मैं आपका क्विक रिवीजन करवाता हूँ। हमने पढ़ा क्या? सबसे पहले पढ़ा हमने महाभारत के बारे में। महाभारत की रचना किसने की गई, महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के अंदर क्या क्या बातें की गई हैं, महाभारत में कौन से 2 वंश थे जिनके बीच युद्ध हुआ, पांडव और कौरवों के बीच क्या कारण रहा, ये सब हम जान चुके हैं महाभारत के बारे में। महाभारत के बारे में हमने देखा कि उसका समालोचनात्मक मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। हमने मनुस्मृति के बारे में जाना, हमने विवाह के प्रकारों को जाना और तथा हमने जाना कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। उन वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर हमने ब्राह्मणों को रखा तथा सबसे निम्न जाति थी वो शूद्रों की थी। और शूद्रों में भी जो सबसे ज्यादा जिसे निम्न माना गया वह था चांडाल। चांडाल के बारे में आप पढ़ चुके हो कि चांडाल कभी भी चलता था तो उसकी स्थिति क्या थी, वो आभूषण किस प्रकार के पहनता था, वह वस्त्र किस प्रकार के पहनता था और भोजन किस प्रकार स्वीकार करेगा। ये सारी बातें हम फर्स्ट पार्ट में आपकी क्लियर कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है वर्ण व्यवस्था को। आगे हम चलते हैं बंधुत्व, जाति एवं वर्ग। आपका चैप्टर 3 है तो इसको आपको लेकर चलना है। देखिए, हम माताओं की स्थिति के बारे में अध्ययन कर रहे थे, यानी माताओं की स्थिति क्या थी। देखिए, माताओं की स्थिति की अगर बात की जाए, अगर माताओं की स्थिति की देखें तो उस समय समाज जो था पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक समाज से क्या अभिप्राय है? पितृसत्तात्मक समाज से अभिप्राय यह होता है कि जब किसी संपत्ति पर, अगर सपोज दैट मानिए कि कोई व्यक्ति ए है, ए, इसका पिता जो है वो मैंने माना बी है, इसका जो पिता है पी नहीं, पी से पापा, पी से कोई पापा है और बी से कोई बालक है। इसके एक नहीं बल्कि 3 बालक हैं, B1 और B2 और P3। यानी देखिए, पितृसत्तात्मकता का मतलब क्या है, जब पापा पी चले गए, पापा पी की डेथ हो गई तो उसके बाद जो संपत्ति मिलेगी, मैंने माना इसकी एक जी गर्ल, एक A1 भी है यानी एक पुत्री भी है, तो इसमें क्या होगा, अगर पिता की मृत्यु जो होगी तो मृत्यु के बाद जो सारी संपत्ति मिलेगी वो सब पुत्रों को मिलेगी, ना कि पुत्रियों को। यानी महिलाओं को उस समय संपत्ति का अधिकार न था, ये आपको बात समझनी है। तो माताओं की स्थिति भी थोड़ी उसी प्रकार की होगी। जब महिलाओं को अधिकार कम होंगे तो उनकी स्थिति भी थोड़ी खराब होगी। परंतु यहाँ 2 उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी बहुत समाज में ठीक थी। जैसे पहला जो मिलता है उसमें पता चलता है कि जो सातवाहन शासक थे, सातवाहन शासक, इन्होंने सातवाहन, जैसे एक सातवाहन सप्तकर्णी नाम का एक शासक था। देखिए, जो सातवाहन सप्तकर्णी है, ये सप्तकर्णी जो है ये एक प्रकार की उपाधि है। सातवाहन एक प्रकार का वंश है, सप्तकर्णी एक नाम है। तो इसमें क्या है, जो सातवाहन है ये किसी की माता का गोत्र था, यानी जो सप्तकर्णी शासक था उसकी माता का गोत्र था सातवाहन। इन शासकों ने अपनी माताओं का नाम जोड़ा। इससे लगता है कि स्थिति महिलाओं की समाज में ठीक होगी। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि समाज मातृ प्रधान था, यानी संपत्ति माताओं को मिलेगी, इस बात के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। जो संपत्ति थी वो केवल पुत्रों को ही मिलती थी। एक जगह महिलाओं की अगर आप स्थिति की देखें तो गांधारी की बात की गई है। गांधारी, जो गांधारी है, आपको पता है गांधारी कौन थी? गांधारी थी दुर्योधन या कौरवों की माता। जो गांधारी थी वो अपने पुत्र दुर्योधन को समझाते हुए कहती है कि पुत्र, इस युद्ध में कुछ नहीं रखा, ये जो युद्ध होगा वो बड़ा ही विनाशक होगा। वे इस युद्ध के पश्चात हमें केवल और केवल हानि ही हानि होगी, आपके हाथों में कुछ न लगेगा और अंततः हम केवल खाली ही रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अपने भाइयों के साथ, पांडवों के साथ मिलजुल के रहिए, साथ में शासन कीजिए, इससे हमारे वंश का नाम, कुल और रोशन ऊंचा होगा। परंतु कौरवों में ये स्थिति नहीं थी। तो आप यहां से समझ सकते हो कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। महिलाएं जो हैं वो दयालु भी हैं। महिलाएं कैसी हैं? महिलाएं हैं दयालु। दयालु महिलाएं से भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, यानी आने वाली समाज की स्थिति में। तो आप देखिए महिलाओं की स्थिति क्या है। महिलाओं को पुत्रों की, यानी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिकार कम है, महिलाओं की बातें कम मानी जाती है। अगर यही बात धृतराष्ट्र ने एक बार को समझाई होती तो शायद महाभारत जैसा महाविनाशक युद्ध ना होता। परंतु
धृतराष्ट्र के द्वारा कौरवों यानी दुर्योधन को किसी प्रकार की कोई सांत्वना ना दी गई, उन्हें किसी प्रकार का कोई समझाया ना गया, जिस कारण जाकर दुर्योधन के कारण, एकमात्र दुर्योधन के कारण ही आपका महाभारत जैसा वहां विनाशक युद्ध हुआ। इसमें किसी और का नहीं बल्कि धृतराष्ट्र का हाथ था। अगर धृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध आराम से रोका जा सकता था, परंतु धृतराष्ट्र ने ऐसी कोई दिखाई ही नहीं, मतलब ही नहीं। उनके मन में भी लालच आ गया। उन्हें पता था कि जो संपत्ति है वो केवल पांडवों के पुत्रों की है, पांडु के पुत्रों की है, यानी पांडवों की है, तो उन्हें उस समय दुर्योधन को समझाना चाहिए था, परंतु नहीं, धृतराष्ट्र ने ऐसा कोई कार्य न किया, जिसके कारण आगे चलकर ये काफी महाविनाशक युद्ध हुआ और अंधे पिता की एक लाठी तक ना रह सका कौरवों में कोई एक। तो ये सारी स्थिति हुई। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी उस समय माताओं की स्थिति क्या है। 1 मिनट इन 2 नामों को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, एक नाम और आता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, प्रभावती गुप्त। मैंने आपको बताया है, सेकंड चैप्टर में बताया मैंने, एक प्रभावती गुप्त। इनका संपत्ति पर अधिकार तक आ गया था, यानी इन्हें जो संपत्ति मिली थी दहेज स्वरूप, उस पर इनका अधिकार आ गया था प्रभावती गुप्त का। तो यहां से एक उदाहरण यह भी मिलता है कि महिलाओं का कहीं ना कहीं संपत्ति पर अधिकार भी होता था। यह बात प्रभावती गुप्त से पता चलती है। ठीक है, कोई ज्यादा खास नहीं है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आई होप यू नोट डाउन दैट। आगे हम चलते हैं। देखिए, महाभारत से यह पता चलता है कि शासक कौन बनता था। शासक, एक राजा है, वह कौन बनेगा? वह क्षत्रिय बनेगा या अक्षत्रिय बनेगा, यानी वह क्षत्रिय होगा राजा या अक्षत्रिय होगा। जो राजा होगा वह क्षत्रिय होगा या अक्षत्रिय होगा। देखिए, आपके जो ब्राह्मण के धर्मशास्त्र मिलते हैं, मनुस्मृति मिलती है, उनसे यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों के द्वारा केवल यह बताया गया जो शासक बनने का अधिकार होगा वह केवल क्षत्रियों को होगा। जो क्षत्रिय है वही केवल शासक बनेगा, ना कि कोई और। लेकिन क्या अक्षत्रिय शासक नहीं बने? अक्षत्रिय भी शासक बने हैं। जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य, क्या चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य एक निम्न जाति से समझा जाता था, परंतु यह भी एक शासक बना। शुंग वंश जो एक ब्राह्मण वंश माना जाता है, यह भी तो शासक बना, यह भी शासक बना है। और आपका आता है रुद्रदामन, जो कि ये शक थे। शक जो थे वो विदेशियों को कहा जाता था, जो चीन से ऊपर मंगोल है उनको कहा जाता था शक। ये भी आकर भारत में शासन करेंगे। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि शासक केवल क्षत्रिय बने हैं। आपके एग्जाम्पल ये हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, शुंग हो गया। देखिए, मौर्य समझी जाने वाली नीची जाति से चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना, ब्राह्मण समझी जाने वाली जाति शुंग। अब ये देखिए, शुंगों को क्या, ब्राह्मणों का काम क्या था? लोगों को वेद करना, पाठ कराना, पूजा पाठ कराना, ईश्वर से मिलाना। लेकिन यहां आकर इन्होंने भी शासन को अपने हाथों में लिया है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि केवल क्षत्रिय ही शासक बनेगा, एक ब्राह्मण भी शासक बनेगा। और एक बाहर का जो शक है, जो रुद्रदमन है, यह भी शासक आकर बनता है। तो यह इस बात से आपकी क्लियर होगी। उस समय शकों को कहा जाता था मलेच या बर्बर। मलेच्छ और बर्बर किसके लिए यूज होता था? मलेच्छ और बर्बर उस व्यक्ति के लिए यूज होता था जो संस्कृत भाषा नहीं जानता था। आपसे पूछेगा मलेच्छ किसके लिए यूज हुआ है? जो बाहरी हो, विदेशी हो, और दूसरा वह संस्कृत को ना जानता हो, यानी बाहरी हो जो संस्कृत को ना जानता हो, उसे मलेच्छ कहा जाता था। रुद्रदामनों को इसलिए बाहर से आने वाले शासक हैं, उन्हें मलेच्छ की भी उपाधि दी गई है। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी। आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ये 3 एग्जाम्पल लिख लेना। चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति से, शुंग ब्राह्मण जाति से है, और रुद्रदामन बाहरी है, परंतु ये तीनों आकर भारत में शासन करेंगे। इसका अर्थ क्या है कि केवल क्षत्रिय ही शासन नहीं करता। ठीक, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए।
तो आई होप आई यू नोट डाउन दैट, आई रफ इट। आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि शासक कौन बनता था, कौन शासक नहीं बनता था, इस बात की भी आपको क्लियरिटी हो गई होगी। देखिए, मैंने आपको गोत्र के बारे में बताया था। गोत्र जो होता था वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। आई नो दैट इज़ क्लियर टू यू। यानी जो गोत्र था वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर था। वैदिक ऋषि, इसके नाम पर रखा जाता था गोत्र। और गोत्र के लिए महिलाओं की विशेष स्थिति थी। आपको याद होगा, महिलाओं के लिए विशेष स्थिति क्या थी कि महिलाओं को विवाह से पहले अपने पिता का गोत्र का धारण करना पड़ता था तथा विवाह के पश्चात अपने पति का गोत्र धारण करना पड़ता था। ये सारी बातें मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। और मनुस्मृति का आपको पता है, जो मनुस्मृति है उसकी रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक की गई है। यानी 400 वर्ष लगे हैं मनुस्मृति को लेखन करने में। और ये सारी बातें मनुस्मृति में लिखित हैं। जो मनुस्मृति है वो आपका एक धर्मशास्त्र है। ये काफी इतिहास का जानने का स्रोत है। आगे हम चलते हैं, एक आपका टॉपिक आता है सादृश्यता की खोज। सादृश्यता की खोज आपको पता है, देखो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर ये माना जाता मेरठ में। हस्तिनापुर जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में है। हस्तिनापुर, देखिए हस्तिनापुर जो है इसकी खुदाई, इसके आसपास जो गांव था जिसे हस्तिनापुर आज पहले के जमाने में जाना जाता था, आसपास का जो गांव था वहां पर जाकर 1951-52 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बीबी लाल। बीबी लाल ने खुदाई करवाई। यानी देखिए हस्तिनापुर जो है वो आपको पता है कि जो आपका महाभारत हुआ उसमें जो पूरी कहानी है वो हस्तिनापुर के आसपास ही घूमती है। हस्तिनापुर के अधिकार को लेकर ही तो वह युद्ध हुआ है। तो जो हस्तिनापुर है उसकी खोज करने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था बीबी लाल। बीबी लाल ने जानना चाहा कि हस्तिनापुर जो आज उस समय का बताया जाता है जिस प्रकार का महाभारत में, क्या वास्तव में ऐसा था। तो इस बात की खोज करने के लिए उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। और मेरठ के आसपास का जो इलाका था जिसे हस्तिनापुर के नाम से जाना था उसे 1951-52 में खुदाई करवाई और उसका पता लगाना स्टार्ट किया कि वहां घर किस प्रकार के पूर्व में हुआ करते थे। तब उसने पता लगाया जो घर थे वो आपके मिट्टी के हुआ करते थे, जो झोपड़ी टाइप की घर बना हुआ करती थी। और उसमें क्या था, जो सरकंडे होते हैं जिनके आपने देखा होगा मच्छरदानी में हमारे आसपास लगाया था यूं क्रॉस करके। आजकल तो बांस भी चलते हैं, लेकिन आप पुराने जमाने में सस्ता जुगाड़ देखोगे जो मिल जाते हैं उन्हें कहा जाता है सरकंडे या सेंटा भी कहा जाता है। तो उनको इस प्रकार का लगा दिया जाता था मच्छरदानी में। तो उन्हीं सरकंडों की इन्होंने क्या करा, दीवार लगा ली। उन्हीं सरकंडों को मिलाया यूं करके, सरकंडों को मिलाया और मिट्टी से पोत दिया ये करके। और वो मिट्टी से पोतने के पश्चात दीवार टाइप की बन जाती थी। इस प्रकार की दीवार का यूज किया जाता था। सादृश्यता की खोज के अनुसार बीबी लाल ने ये जाकर वहां पर पता लगाया। तो ये बातें हैं सादृश्यता की खोज में। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसमें इतना बड़ा कोई लॉजिक है नहीं, समझने वाली चीज़ है। आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। I hope you understand very well and I completed the chapter. It is not mean I all over information to given you. इसका मतलब ये है कि मैंने शायद कोई ना कोई पॉइंट छोड़ा होगा, अवश्य छोड़ा होगा, I know, बट मैं जब आपके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज लेकर आऊंगा क्वेश्चन की, तो उस क्वेश्चन में इन सब का आपको निचोड़ मिलेगा। अगला जो वीडियो होगी आपकी वो केवल और केवल बंधुत्व जाति एवं वर्ग के लिए होगी। वो होगी आपकी क्वेश्चनों की। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। और आई गारंटीड यू, आई आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसमें से आपको करने के बाद आपके आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 में से 40 आपको आंसर आते होंगे। ये मेरी जो क्वेश्चन सीरीज आएगी उसके पश्चात आपने बस मेरे से ये थ्योरी पढ़ी हो और थ्योरी के बेस पर ही सारे क्वेश्चन निकलेंगे। देखिए यहां से आपको डायरेक्ट मिला है, वहां जो मैं दूंगा वहां मैं आपको अप्लाइड दूंगा। अप्लाइड जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तब थोड़ा आपका दिमाग हिलेगा, और जब दिमाग हिलेगा तो दिमाग काम करेगा, और जब दिमाग काम करेगा तो आपका बहुत फायदा होगा। तो हम इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।